आज की वीडियो में हम इमरजेंसी के सेकंड पार्ट पे आते हैं, राष्ट्रपति शासन। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था कि नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती है, किसके द्वारा लगाई जाती है और क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। सेकंड हमारा आता है राष्ट्रपति शासन। जैसा हमने देखा हमारे संविधान में भारत के लिए 3 इमरजेंसीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं नेशनल इमरजेंसी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन से हम शुरुआत करते हैं। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 356। नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 352 से 360 तक हमारे संविधान में आपातकाल का ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, तो जब आप 352 में +4 ऐड करोगे तो 356 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल याद रखना इजी है। अगर 352 आपको याद है तो 4 प्लस करके 356 और फिर 360। 352 बताता है राष्ट्रीय आपातकाल, फिर आता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा आएगा वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति शासन से के बारे में जानते हैं। इसके 2 और नाम हैं, राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति शासन है ये कब लगाया जाएगा। इसका जो वर्णन दिया गया है ये हमारे संविधान के 2 अनुच्छेदों में है। पहला तो खुद 356 में है जिसमें राष्ट्रपति शासन आता है, और दूसरा है 365। तो 356 के अकॉर्डिंग अगर राज्य सरकार जो है वो अगर संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं रही है, ठीक है, अगर संविधान के प्रावधानों को वो सही रूप से आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है तो उस समय पे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। ठीक है, और 365 कहता है अगर केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्देश जारी किया है, कोई कानून बनाया है जिसे राज्य सरकार पालन नहीं कर पा रही है उस चीज़ का, तो उस कंडीशन में भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। राष्ट्रपति शासन नाम से समझ में आ रहा है जितनी भी सारी शक्तियाँ होंगी वो राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी। ठीक है, तो हम अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसका अप्रूवल होता है, किस तरीके से राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है। तो हम संसदीय अनुमोदन की बात करते हैं। अनुमोदन यानी अप्रूवल। संसद की अगर हम बात करें यानी पार्लियामेंट के 3 भाग हम जानते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इन तीनों से अप्रूव होना चाहिए। तो हमारे अगर जब घोषणा हो जाती है कि अब राष्ट्रपति शासन लगाया जाना है फलाना राज्य में, तो उस घोषणा के जारी होने से लेके 2 महीने तक टाइम दिया जाता है। 2 महीने तक, उस समय तक दोनों सदनों द्वारा उसको अप्रूव कर लिया जाना चाहिए, यानी अनुमोदित हो जाना चाहिए। ठीक है, हमने इससे पहले की वीडियो में भी देखा था, उसमें भी सेम कंडीशन होती है, दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए। अगर सपोज़ 2 महीने के अंदर अप्रूव नहीं हुआ है, सपोज़ अगर जैसे 1 महीना हो गया है अभी तक अप्रूव नहीं हुआ था लोकसभा से, पर और लोकसभा विघटित हो गई, हमारी सरकार जो है वो गिर गई, तो यानी लोकसभा विघटित हो गई है या निलंबित कर दिया है अगर लोकसभा को, तो उस कंडीशन में क्या होगा फिर, और 2 महीने तक भी नहीं बनी, तो उस कंडीशन में ये जो घोषणा पत्र है इसको जब नई सरकार जो बनेगी यानी पुनर्गठित जब सरकार हो जाएगी उसकी पहली बैठक के 30 दिन तक का बना रहेगा। ठीक है, उस समय पे इसका जो टाइम पीरियड है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, 30 दिन तक का और बना रहेगा, पर तब तक का राज्यसभा से पारित हो जाना चाहिए। लोकसभा की बात करी ना, राज्यसभा तो कभी विघटित नहीं हो सकती है, राइट। तो लोकसभा अगर विघटित होगी तो दोबारा से बैठक के 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए। पहले भी हमने जाना था जब हमने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में डिस्कस किया, उसमें भी सेम कंडीशन थी। वित्तीय आपातकाल के लिए भी सेम कंडीशन है। स्वीकृत होने के बाद कैसे राष्ट्रपति शासन में जो मत जाएंगे उसके लिए साधारण बहुमत से उसको पास होना पड़ेगा। जो हमारा घोषणा है उसको साधारण बहुमत से पास होना पड़ेगा, जबकि जो राष्ट्रीय आपातकाल में हमने देखा था उसमें था 2/3 मत चाहिए होते हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अगर लगाया जा रहा है तो उसकी समयावधि कितनी होगी, कितने टाइम तक का वो लगाया जाएगा। तो एक बार में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक का लगाया जा सकता है। 6 महीने के बाद उसको दोबारा से अनुमोदित करना पड़ेगा दोनों सदनों द्वारा, और ये 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। 3 वर्ष तक लगाया जाएगा, मैक्सिमम 3 वर्ष से ज़्यादा किसी राज्य में नहीं लगाया जाएगा, और हर 6 महीने बाद उसको अनुमोदित होना, अप्रूव होना जरूरी है दोनों सदनों से। अगर हम बात करें इसको वापस लेने की या राष्ट्रपति शासन खत्म करने की, तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय इसको वापस लिया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वापस लेने के लिए किसी भी सदन की उनकी मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है। ठीक है, सेम हमने इससे पहले का जो पढ़ा था
नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें भी सेम कंडीशन थी इस चीज़ की। ये जो 3 वर्ष है, ये इससे पहले तक ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको चेंज करके 3 वर्ष तक किया गया है, 6 मंथ में दोबारा से अप्रूवल होने वाला। ठीक है, हमने पहले देखा था, पहले तक क्या होता था, 1 साल तक का लगाया जा सकता था एक बार में, पर 44th अमेंडमेंट जो आया उसके अकॉर्डिंग ये 6 महीने बाद अप्रूव होना ज़रूरी हो गया है। अब हम देखते हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है तो अब उस राज्य में क्या क्या परिणाम होंगे, क्या क्या चेंजमेंट आते हैं। तो जैसे हमको पता चला, राष्ट्रपति शासन यानी नाम से पता चल रहा है राष्ट्रपति का शासन, यानी जितनी भी पावर होंगी जो राज्य के पास थी, राज्य सरकार के पास थी, वो सारी किसके पास आ जाएंगी, राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी। राष्ट्रपति को ये अधिकार भी हो जाता है कि जो भी राज्य की विधायी शक्तियाँ हैं, विधायिका वाली शक्तियाँ हैं, वो सारी संसद को सौंप देता है। ठीक है, ये भी राष्ट्रपति के पास शक्ति आ जाती है। फिर हम देखते हैं, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उस राज्य में कोई नया कानून आना आवश्यक हो गया है, बहुत ज़रूरी है कोई नया कानून बनाने का, और उस समय अगर वो लोकसभा विघटित हो गई है, ठीक है, कानून तो वही बनाएगी ना, राइट, तो अगर वो विघटित हो गई है तो उस समय पे राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक की जगह अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की हमने शक्तियों के बारे में पढ़ा है पहले की वीडियो में। ठीक है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अब हम देखते हैं, अध्यादेश जारी हो गया है, कोई नया कानून बन गया है जब राष्ट्रपति शासन था। अब अगर राष्ट्रपति शासन हट गया है, कोई सरकार नहीं आ गई है, तो क्या होगा, तो क्या वो कानून प्रभावी रहेगा? तो हाँ, वो कानून जरूरी प्रभावी रहेगा, परिवर्तित या दोबारा लागू किया जा सकता है। जब हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान, तो उन्होंने एक चेंजमेंट लाया था 42 अमेंडमेंट के दौरान के ज़रिए कि जो भी इमरजेंसी है उसको सुप्रीम कोर्ट में कोई भी उसकी समीक्षा नहीं की जाएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी उस चीज़ को लेके आपत्ति नहीं करेगा, कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। हमने जाना था ना कैसे उन्होंने ये अमेंडमेंट लाया था, संशोधन लाया था। पर 44th अमेंडमेंट जब आया इमरजेंसी हटने के बाद, और जब नई सरकार आ गई थी दोबारा चुनाव होने के बाद कांग्रेस के हट जाने से, तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट लेकर आए थे 1978 में। उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वापस मतलब उसकी समीक्षा ज़रूर करेगा, पर इस समय पे जो कोर्ट की जो शक्तियाँ होंगी वो हासिल नहीं होगी राष्ट्रपति को। ठीक है, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, एससी नहीं, एचसी होगा, हाई कोर्ट। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो राज्य में उसकी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, हाई कोर्ट की कोई शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होती है। और उस समय पे राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगा है तो उस राज्य का जो भी बजट होगा, बिल होगा, वो संसद द्वारा पास किया जाएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं क्या इसका प्रयोग कभी हुआ है। सबसे कंट्रोवर्शियल जो हमारी इमरजेंसी रही है वो हमेशा से यही रही है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, क्योंकि हमारे जो इतिहास रहा है भारत का, उसमें इतनी केंद्र में अगर कोई और सरकार है, राज्य में किसी राज्य में कोई और सरकार है तो आपस में नहीं बनती थी पहले, राइट, वो तो हम अभी भी देखते ही हैं। ठीक है, केंद्र में अगर कोई सरकार है तो राज्य में कोई और सरकार प्रभावी है, तो उस समय पे राज्य सरकार को काफ़ी मुश्किलें देखनी पड़ती हैं, आलोचना या किसी भी चीज़ में, अनुदान से लेके कोई भी चीज़ हो गई तो उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ होते रहता है। ठीक है, तो पहले भी ऐसा ही होता था। 1977 में जब मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी कांग्रेस को हराकर, तो 9 राज्यों में जिनमें कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया। क्या कहते हुए? ये कहते हुए कि जिन राज्यों में ये सरकारें हैं वहाँ पर पे जनमत से वो चीज़ नहीं आई हुई है। ठीक है, ये कहते हुए उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। पर अब हुआ क्या, जनमत खो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो विधानसभाएँ हैं, राज्य विधानसभाएँ हैं, ये जनमत खो चुकी हैं। अब 1980 में वापस से कांग्रेस सत्ता में आई, उन्होंने फिर से वही चीज़ करी, पलटवार कर दिया। 9 राज्य जिनमें कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, उन्होंने वहाँ भी राष्ट्रीय इमरजेंसी लगा दी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, कहते हुए कि राज्य विधानसभाएँ अपना जनमत खो चुकी हैं, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें होती रही हमारे इतिहास में अभी तक का, बहुत सारे केसेस ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी रही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका प्रयोग कब किया गया था। तो सबसे पहले 1951 में पंजाब में इसका प्रयोग किया था। संविधान बनने के 1 साल बाद ही यहाँ पर पे राष्ट्रपति शासन लग गया था। जबकि भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने कहा था कि ये मृत पत्र है। उन्होंने इसको मृत पत्र की संज्ञा दी थी कि इसका मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि ये कभी भी इतनी आसानी से, इतनी ईजिली इसका यूज़ नहीं होगा कभी भी। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये था कि ये खाली नाम मात्र का है, इसका उपयोग करने की ऐसे कोई ज़रूरत आएगी नहीं। पर हुआ क्या, संविधान बनते ही अगले साल ही पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ठीक है, कहाँ जो इसको मृत पत्र कहा था, वहीं अब कुछ राज्य विधानसभाओं के विरुद्ध ये घातक हथियार सिद्ध हो चुका है।
ठीक है, क्योंकि सारी जितनी भी राज्य की जो पावर है वो सारी राष्ट्र के पास आ जाएंगी, सॉरी राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी, है ना। राष्ट्रपति के पास यानी इनडायरेक्टली किसके पास, हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र में जो सरकार है उनके पास आ जाएगी। राष्ट्रपति तो उनके ही कहने अनुसार ही अपना काम आगे को करता है ना, अपने सिग्नेचर के उससे होता है उसका, बाकी तो सारा केंद्र के ही हाथ में है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। फिर हम देख लेते हैं न्यायिक समीक्षा की अगर हम बात करें तो अभी जैसा मैंने बताया था कि जो अमेंडमेंट आया था 44 तो उसके अकॉर्डिंग न्यायिक समीक्षा के योग्य है हमारा ये, यानी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो कोर्ट में हम जा सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू ज़रूरी है, न्यायिक समीक्षा होगी। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रपति शासन है ये असंवैधानिक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो वो उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। पर अगर एक बार उसने संवैधानिक ठहरा दिया है राष्ट्रपति शासन को, फिर कोई हस्तक्षेप न्यायालय नहीं कर सकता उस चीज़ में, ठीक है। तो फिर सारी पावर फिर राष्ट्रपति की ही होगी। तो देखो 38 में कहा गया था 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, उस दौरान कहा गया था अमेंडमेंट लाके कि न्यायिक समीक्षा के योग्य नहीं होंगे जितने भी हमारे आपातकाल हैं। पर 44th अमेंडमेंट जब दूसरी सरकार आई उन्होंने सारे चेंजमेंट कर दिए थे उन सब में, तो फिर से ये न्यायिक समीक्षा योग्य आ गया। ये एक बॉम्बे मामला है 1994 का, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी हमने देखा रोक सकता है का मतलब ये हो गया कि अगर न्यायालय को लगता है कि ये उपयुक्त नहीं था राष्ट्रपति शासन, तो वो उस चीज़ को रोक सकता है। दूसरी अगर हम बात करें राज्य विधानसभा कब विघटित हो सकती है, राज्य विधानसभा को केवल तभी विघटित किया जाता है जब जो राष्ट्रपति है उसकी घोषणा को संसद की अनुमति मिल गई है, ठीक है। दोनों सदनों से अगर पारित हो गया, अभी हमने देखा था ना राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अनुमोदित होना आवश्यक है। अगर अनुमोदित नहीं हुआ है तो फिर नहीं हो सकता, विधानसभा विघटित नहीं होगी उस कंडीशन में, ठीक है। और राष्ट्रपति उस कंडीशन में केवल निलंबित कर सकता है, उसको वो नहीं कर सकता है। अच्छा, अगर न्यायालय ने पाया कि ये संवैधानिक रूप से नहीं हुआ है तो फिर वो क्या करेगी, उसको अधिकार है कि जो विधानसभा, जो राज्य सरकार टूटी थी, ठीक है, जिसको तोड़ा गया था, निलंबित हुई थी, वो वापस से सरकार बना सकती है। और अगर वो नहीं बनाती है तो कोई और पार्टी अपनी सरकार बनाई जाएगी, ठीक है, उसकी दूसरे सिरे से स्थापित किया जाएगा। हमारे जो संविधान है उसमें धर्म निरपेक्षता जो है, सारे धर्म एक समान, यानी वो मूल विशेषता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। तो अगर कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है, सांप्रदायिक राजनीति माने क्या हो गया, यानी अगर कोई किसी संप्रदाय के उसमें राजनीति कर रही है, जैसे हिंदू मुस्लिम हम आए दिन देखते रहते हैं, है ना, अगर कोई ऐसी राजनीति कर रहा है तो उस समय पे उसको हटा देने की भी शक्ति है, ठीक है, उसको हटाया जा सकता है। तो हम अगर अब बात कर लेते हैं, ये हमारा ख़त्म हो गया क्या, राष्ट्रपति शासन, सेकेंड इमरजेंसी हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो थर्ड है वो आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमने देखा था ये कौन से आर्टिकल में आती है, 360, इससे पहले वाली 356, इसमें +4 करोगी तो 360, इससे पहले वाली 352, तीन आपातकाल, 3 अनुच्छेद, 3 आर्टिकल्स, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है यदि किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र की जो आर्थिक स्थिति है वो खतरे में आ गई है, तो उस समय पे क्या होगा, हमारी संसद को अगर लगे तो वहाँ पर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है। तो 44th अमेंडमेंट अभी हमने पढ़ा, न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। हाँ, ठीक है, अभी हमने देखा कि घोषणा के 2 मंथ के अंदर संसद से अनुमोदन हो जाना चाहिए, और अगर लोकसभा विघटित है तो उनकी पहली बैठक के 30 दिन बाद तक अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगर अप्रूव हो चुका है, अनुमोदन हो चुका है, तो अब कब तक जारी रहेगा, अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, जब तक का वापस ना लिया जाए। और ये भी साधारण बहुमत द्वारा ही पारित किया जाता है दोनों सदनों के। इससे पहले हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा था, वो भी अनिश्चित काल तक होता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो मैक्सिमम 3 ईयर्स तक का लगाया जा सकता है किसी राज्य में। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये अनिश्चित काल तक, यानी कभी तक के लिए भी लगाई जा सकती है। अभी तक का वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो 3 टाइम्स लग चुकी है, 62 में जब चीन से युद्ध हुआ था, फिर लगी थी 71 में पाक युद्ध, और फिर लगी थी 75 में, ठीक है। ये जो 2 थे ये कब लगे थे, ये लगे थे जब बाह्य आपातकाल हुआ था, देखा था ना हमने, 75 कब लगा था, जब आंतरिक आपातकाल हुआ था, ठीक है। उससे पहली वीडियो में आप देख लेना, अच्छे से उसको डिस्कस किया गया है पूरी। अच्छा, आपातकाल तो लग गया है, अब अगर इसको हटाया जाना है तो हमने देखा कि राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकता है।
तो क्या हटने के लिए भी संसद से अनुमोदित होना जरूरी है? नहीं, संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं होती है। राष्ट्रपति चाहे तो जब उसे लगे तब वो उस चीज़ को हटा सकते हैं। तो क्या क्या प्रभाव आते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके? तो वो ये है कि राज्य का वित्तीय स्वराज्य छीन लिया जाता है, ठीक है। जितनी भी वित्तीय पावर जो है राज्य की, वो सब केंद्र के पास आ जाएगी, राष्ट्रपति के पास आ जाएगी। सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह घटाई जा सकती है। वित्तीय निर्णय केंद्र के हाथ में आ जाते हैं। वित्तीय आपातकाल राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए खतरा है, ठीक है। तो ये सब आपातकाल में हो गई, ये केंद्र के पास सारी शक्तियाँ आ गई हैं। हमने देखा था ना, हमारा जो भारत देश है इसमें संघीय व्यवस्था है। हमारे संविधान के अनुसार क्या है? संघीय व्यवस्था है, यानी केंद्र और राज्य दोनों की व्यवस्था है हमारे देश में। पर जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो एकात्मक व्यवस्था आ जाती है, ठीक है। राज्य की सारी जो पावर है वो केंद्र के पास चली जाएगी, एकात्मक, जैसे अमेरिका में है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आलोचना, हमारी जितनी भी इमरजेंसियाँ हैं, जितनी भी इमरजेंसीज हैं, इसके कोई कुछ लोग तो इसके पक्ष में है, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि किस चीज़ से इसकी आलोचना होती है। तो सबसे पहला है, संविधान का जो संघीय प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। अभी हमने देखा संघीय से हटके क्या हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। राष्ट्रपति तानाशाह हो जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास इतनी सारी पावर्स आ रही हैं तो वो तानाशाह हो जाएगा, है ना। 75 की अगर आप इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे जितने भी लोग थे जिन पे लगाया जा रहा था कि कुछ विरुद्ध है, सरकार के विरुद्ध हो रहे, तो उनको बिना किसी कारण के क्या कर लेते थे? जेल में भर्ती कर लेते, जेल में डाल देते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई थी यानी आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। तो उस समय पे क्या होगा? राष्ट्रपति तानाशाह हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आलोचना हुई है। तीसरा है, मूल अधिकार निरर्थक हो जाएंगे। हमने देखा कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो लगाते ही 19 जो आर्टिकल है हमारा, जो 19वां जो अनुच्छेद है, जो अधिकार है हमारा मूल अधिकार, वो निरर्थक हो जाता है, ठीक है। तो मूल अधिकार निरर्थक हो जाएंगे। ये तो कुछ आलोचना है, कुछ इसके पक्ष में भी हैं, वो हम देख लेते हैं। जो कृष्ण स्वामी अय्यर एक थे, उन्होंने कहा कि ये संविधान का जीवन साथी है। दूसरा, महावीर त्यागी संविधान के एक सदस्य थे, उन्होंने इसको सुरक्षा वॉल्व कहा है संविधान का। तो यानी कुछ इसके पक्ष में थे कि इमरजेंसी के, और कुछ इसके विपक्ष में रहे हैं कि मूल अधिकार का निरर्थक हो जाना या ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हमने ये इमरजेंसीज के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर में। ये एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 16 के अंदर है, ठीक है। उसका ये जो सोर्स है, ये मैं चैप्टर 16 एम लक्ष्मीकांत का है। उसका जो मेन पॉइंट है केवल वही है क्विक रिवीजन के लिए, राइट। तो हम ये इमरजेंसीज के बारे में पढ़ चुके हैं। 16 चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। 2 वीडियो हैं इसकी, एक ये है, एक इससे पहले की है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए चैप्टर के साथ एम लक्ष्मीकांत के।